गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट 7वीं क्लास की भूगोल विषय की पहले चैप्टर पर्यावरण की है। बच्चों, मैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आपके सामने डिस्क्राइब करूंगी, समझाऊंगी। आप इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा, इसको समझिएगा और क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम चलते हैं वर्कशीट की तरफ। इसमें शुरुआत में ही एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, जिसमें आपको बताया गया है कि एक लड़का है जिसका नाम है रवि। लंबी छुट्टियों के बाद रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। आप लोग भी गेम खेलने कहीं जाते होंगे और सोचो आपके मैदान में खुदाई हो तो कितना बुरा लगेगा। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि अब वहां पर अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आप जहाँ खेलने रोज जाते हो वहां पे आपको खेलने को नहीं मिलेगा, सोच करके ही उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा कि देखो, हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने टीचर से पूछा, ये पर्यावरण क्या है? तो शिक्षक ने बताया, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो। तो रवि कहने लगा, अच्छा, इसका मतलब क्या? स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है। ये सुनकर के रवि के दिमाग में कौतूहल, एक क्यूरियोसिटी आई कि क्या जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब कुछ पर्यावरण है? क्या मेरे दोस्त भी पर्यावरण है? शिक्षक ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे कि पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मनुष्य ने किया है, जैसे कि सड़क, कार, कपड़े, किताब इत्यादि। मतलब कि हमारे पास जो संसाधन है उसमें प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं और मानव द्वारा बनाए गए हैं। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। अब क्योंकि अब हम क्लास में तो है नहीं, कोरोना ने हम लोग को क्लास से बहुत दूर किया हुआ है, तो आप अपने आसपास के चारों तरफ की वस्तुएं देखिए कि कौन सी वस्तुएं मनुष्य ने बनाई है और कौन सी जो प्रकृति ने हमें दी है। तो अगर अपने आसपास आप देखेंगे, हवा, पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य, ये सब आपको प्रकृति ने दिया है, जबकि सड़क, कार, कपड़े, जो आपके सामने पंखा है, जो आप जिस कुर्सी पे बैठे हो, आपका घर, ये सारी चीजें मानव निर्मित में आएगी। चलिए, रवि, परमजीत जैसी, मुस्तफा आदि सभी सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछ लिया इसमें से कि पर्यावरण बदल क्यों रहा है? हमें ये तो पता चल गया कि मैदान जो है वो बंद हो रहा है, खत्म हो रहा है, वहां पर फ्लैट बनेंगे और इससे हमारा पर्यावरण बदल रहा है, पर क्यों बदल रहा है? तो शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। पहले चारों तरफ जंगल ही जंगल थे, जितनी जनसंख्या बढ़ी पेड़ों को काटा गया, मनुष्य जो उन जगह अपनी अपनी बिल्डिंग बना बना कर वहां पर स्थापित होता गया। तो पर्यावरण में चेंजेस मनुष्य ने करे। इसमें आपको एक डायग्राम नजर आ रहा है, जो आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि 3 तरीके के कारक बताए गए हैं, 3 तरीके के घटक हैं। एक प्राकृतिक, दूसरा मानव और तीसरा मानव निर्मित। एक एक करके समझते हैं। प्राकृतिक में क्या क्या आ जाता है? जलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल।
ये वो सारी परिस्थितियां हैं जिसमें हम रहते हैं। कुछ जंतु जो हैं जल में रहते हैं, वायु में पक्षी उड़ते हैं, स्थल पर हम लोग रहते हैं, और एक सजीव जैव मंडल में सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें एक वातावरण क्रिएट हो जाता है। अब मानव पे चलते हैं। मानव मतलब एक व्यक्ति ही नहीं, उससे बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हैं। परिवार, समुदाय, धर्म, शिक्षा, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से मानव जो है इतनी तरीके से जुड़ा हुआ है। तीसरा है मानव निर्मित, जैसे कि इमारतें, बिल्डिंग, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग और स्मारक। अगर हम दो तरीके से इसको बांटने की कोशिश करें तो एक जो हमें गॉड गिफ्टेड है, जो प्रकृति ने दिया, दूसरा हमें मानव निर्मित, जो मनुष्य ने बनाया, और तीसरा मनुष्य स्वयं। ठीक है, घटक समझ में आ गए। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी जीवित प्राणियों के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। मतलब कि जो हमने ऊपर रवि का वार्तालाप सुना, उसमें हमें पता चल गया कि जो आसपास की चीजें हैं उन सभी को पर्यावरण कहते हैं। इसमें जैवीय और अजैवीय दोनों परिस्थितियां शामिल हैं। मतलब कि जीवीय का मतलब होता है जिसमें हम जिंदा हैं, जो जीवित प्राणी हैं, जैसे कि जानवर। पादप का मतलब होता है पौधे। अजीवीय का मतलब जो चीजें जिसमें जान नहीं है, जैसे पहाड़, नदियां, स्थल, मिट्टी, ये सारी चीजें आपकी अजीवीय में आ जाती हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब होता है जो प्रकृति ने हमें दिया। ये जो सारी चीजें, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण है। ये सब हमें प्रकृति ने दिया। नहीं तो आप ही सोचिए, क्या मिट्टी किसी ने बनाई है? नहीं। पानी किसी ने बनाया है? नहीं। वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब कुछ प्राकृतिक चीजें हैं। अभी हमने ऊपर देखा था स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। अब हम इसी के बारे में एक एक करके थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा मंडल क्या होता है। ये देखिए, ये जो ये वाला इलाका है, ये है वायुमंडल। मतलब कि जो वायु है, जो वायु में आप हवाई जहाज देख सकते हो, आप बादल देख सकते हो, जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो सब वायुमंडल में होती हैं। जलमंडल, जलमंडल का मतलब जहाँ पे पानी है। स्थल मंडल, स्थल मंडल जहाँ की मिट्टी है, जहाँ पर हम रहते हैं। और इन तीनों के मिला करके जो एक रहने लायक माहौल बनता है, उसे जैव मंडल कहा जाता है, जहाँ पर जीव जंतु आपस में एक साथ रह करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, अब हम स्थल मंडल पे फोकस करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी यानी कि ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर की परत काफी कठोर होती है। जो मिट्टी है उसके अंदर चट्टान है, खनिजें हैं, वो बहुत ज्यादा कठोर होती है। तो इस तरीके की जो जो एरिया है हम उसको स्थल मंडल कहते हैं। इसमें हमें क्या चीजें मिलती हैं? पहाड़ दिखते हैं, पठार दिखते हैं, मैदान, घाटी, ये सारी स्थलाकृतियां हैं। आप देख सकते हो, पहाड़ आप देख सकते हो, पठार इस तरीके के होते हैं, जो मैदान वो तो समतल होते हैं, घाटियां आपने देखा होगा, जैसे कि पहाड़ हैं उनके बीच में थोड़ा सा जगह होती है, उस टाइप की घाटियां होती हैं। तो इस तरीके की जो स्थलाकृतियां हैं वो हमें जमीन में ही मिलती हैं। इसके अलावा महाद्वीप और महासागर भी इसी स्थल मंडल के ऊपर पाए जाते हैं। बेसिकली स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है और खनिज संपदा हमें देता है। मतलब कि हमें वन स्थल मंडल से मिल रहे हैं, कृषि हम स्थल मंडल पे कर रहे हैं, मनुष्य के लिए जमीन हमें स्थल मंडल ने दी है, पशु कहाँ चरते हैं, जो घास स्थल है वो जमीन पर है यानी स्थल मंडल पर है, और खनिज जो कि हम खुदाई के जरिए निकालते हैं। खुदाई में हम क्या क्या निकालते हैं? एक हो गया हमारा लोहा,
लोहे के अलावा हमारा हो गया सोना, हमारा पेट्रोल। इस तरीके की जो भी चीजें हम खुदाई में निकालते हैं वो हमारी खनिज संपदा कहलाती है। अब हम देखते हैं जलमंडल। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। इसमें हमें नदी, झील, समुद्र, महासागर और इस तरीके के विशाल जलाशय मिलते हैं। मतलब कि पानी वाला जो एरिया है ये बहुत जरूरी एरिया है। जलमंडल यानी कि पानी का मंडल, पानी जहां पर उपलब्ध है। ठीक है। और आपने देखा होगा पानी हम पीते भी हैं और पानी में बहुत सारे जीव जंतु रहते भी हैं। तो जलमंडल में जो है मनुष्य भी रह रहे हैं और उसमें जीव जंतु भी रह रहे हैं। अब हमारा टॉपिक आता है वायुमंडल। जो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई पतली परत वायु की है उसको वायुमंडल कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी है हमारी, इसके चारों तरफ का जो एरिया है ये हवा का, ये सब वायुमंडल कहलाता है। और ये धीरे 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 ये अंतरिक्ष की तरफ बढ़ता है। जो हमारे चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ एक घेरा बना हुआ है। अगर आपने पहले कभी ओजोन परत के बारे में सुना हो तो हमारी जो पृथ्वी है ना उसकी चारों तरफ एक छतरी बनी हुई है, यानी कि गैसों का गोला। और जो हमारा सूर्य है ना वो अपनी किरणें हमारी तरफ भेजता है। जो उसकी किरणें आती हैं उनमें से कई किरणें ऐसी भी होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो हमारा जो ये जो गैसों का ये गोला है, ओजोन परत जिसको हम कहते हैं, ये छन करके हमारे पास जरूरी चीजें तो भेज देता है और जो नुकसानदायक है वो यहीं से रिवर्ट कर देता है। यहीं से वो खतरनाक किरणें वापस चली जाती हैं। तो ये गैसों का गोला है ओजोन परत हमें बचाता है किरणों से जो कि हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं उसमें। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। जो वायुमंडल में जितनी घटनाएं होती हैं, क्योंकि जो पानी उड़ता है वो सब बादलों में जाके इकट्ठा होता है, वायुमंडल में इकट्ठा होता है। और वायुमंडल का जो वातावरण है वही निर्धारित करता है कि जलवायु ठंडी होगी, गर्म होगी, बारिश होगी, वो सब कुछ हमारा इसी वाले एरिया में होता है। ठीक। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। अब आपका आ गया जैव मंडल, जिसमें हम जमीन भी देखते हैं, जल भी देखते हैं, वायु भी देखते हैं। यानी कि तीनों मंडलों का मिश्रण जो है हमारा ये जैव मंडल है। ठीक। अब हमारा एक नया टॉपिक शुरू होता है, पारितंत्र। पारितंत्र क्या है इसके लिए हम यहाँ देखते हैं। पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। इसको समझने के लिए पहले हम इसको छोटा सा एक स्टोरी टाइप का है वो देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं इसमें। रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आती है। लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने बोला। इसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि हर जगह की जलवायु अलग है। केरल में बारिश हो रही है, जैसलमेर यानी कि राजस्थान में हमें सिर्फ रेत और कीकर नजर आ रहा है। और रवि बताता है कि वहां पे ऊंट भी होते हैं जो कि रेगिस्तान का जहाज भी माना जाता है। तो जहाँ जैसी जलवायु होती है वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों की बनावट, वहाँ के जंतुओं का रहन सहन और उनकी बनावट में भी फर्क पड़ जाता है। तो एक ऐसा तंत्र जिसमें
मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे हैं, वो हमारा पारितंत्र कहलाता है। ठीक है, ये पारितंत्र का आपको दिखा दिया है सीन। इसमें जीव जंतु भी हैं, जल भी है, पेड़ पौधे भी हैं, पक्षी भी है। ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं जीवन जीने में। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली, अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। तो हीरा ने जब हीरा ने बताया कि उसके यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो उसने ये भी बताया कि वहाँ पे ऊंट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर सांप, छिपकली और अनेक कीड़े भी मिलते हैं। रवि हैरत में पड़ गया कि हर जगह अलग अलग जीव जंतु मिल रहे हैं, अलग वहाँ की वनस्पति है, लोगों के रहन सहन इतने अलग हैं, क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? तो टीचर ने कहा, हाँ, सबका संबंध है, क्योंकि पेड़ पौधे जीव जंतु पर आश्रित हैं। मानव यानी कि तीनों कैटेगरियां अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होती हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। भोजन के लिए, रहन सहन के लिए, रहने के लिए, जीवन जीने के लिए ये सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। इसमें अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल का एक पारितंत्र, मतलब कि किसी भी एरिया का रहन सहन, जो आपस में जीव जंतु, पेड़ पौधे सब आपस में एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हुए, वो पारितंत्र कहलाता है। अब आता है मानवीय पर्यावरण, मतलब मनुष्य का पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मतलब कि जो भी प्रकृति ने मनुष्य को दिया है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, मनुष्य उसमें नई नई चीजें ऐड करता जाता है। पहले मनुष्य का जीवन बहुत ही सरल था, फिर उसकी जो चीजें थी वो आसपास की प्रकृति से ही पूरी हो जाती थी। जैसे कि आप आदि मानव ले लो, उसको एसी की जरूरत नहीं पड़ रही थी, या एसी उस टाइम सोच भी नहीं सकता था वो। तो जो कुछ उसे प्रकृति से मिल रहा था, जानवरों को मारने के लिए औजार नहीं था तो पत्थर का इस्तेमाल कर रहा था। प्रकृति की ही चीज से, प्रकृति की चीज यानी कि जानवरों को मार करके वो खुद को बचा रहा था, यानी प्रकृति के ही एक हिस्से को बचा रहा था। तो जो प्रकृति है, मनुष्य उसी में थोड़े थोड़े चेंजेस करता रहा। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के कई तरीके सीख लिए, जैसे कि उसने फसल उगाना सीखा, पशु पालना सीखा और एक जगह टिक कर रहना सीखा। उसने पहिए का इस्तेमाल किया, उन्होंने अन्न उपजाया यानी कि उपज भी किया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। ये वस्तु विनिमय पद्धति किसे कहते हैं? आपने गांव में देखा होगा कि जब भी आइसक्रीम वाला आता है तो गांव के बच्चे अपने घर से जो टूटा फूटा सामान होता है वो लेकर, तो कोई कटोरी में दाल लेकर, तो कोई कटोरी में चावल लेकर, तो कोई गेहूं लेकर दौड़ पड़ता है कि आइसक्रीम वाले भैया, इस एक कटोरी दाल के बदले मुझको आइसक्रीम दे दो। और वो दे भी देता है, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु देना वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। इस तरीके से व्यापार आरंभ हुआ और धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हो गया। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है उद्योगों में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन आना। जैसे कि बहुत सारी मशीनें आ गई तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया। परिवहन तेज गति से आरंभ हुआ। परिवहन का मतलब होता है वो साधन जिसके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे कि पहले हम पैदल 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 जाते थे, उसके बाद हमने साइकिल देखी, अब मोटरसाइकिल, फिर कार, धीरे धीरे हमने फिर बसेस देखी, बसेस के आगे हम देखते हैं मेट्रो आ गई, एरोप्लेन आ गया। मतलब कि धीरे 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 जो है हम ये देख रहे हैं कि जो व्यक्ति है, तो हम देख सकते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति है उसके कारण परिवहन यानी कि सामान का एक जगह से दूसरे जगह जाना आसान हो गया। सूचना क्रांति, संचार, ये सब बहुत ही जल्दी जल्दी होने लगा। द्रुत मतलब होता है बहुत स्पीड में, सहज मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से, मतलब कि कोई भी जानकारी कहीं भी पहुंच जाती है।
कहीं बम ब्लास्ट होता है तुरंत पूरी दुनिया को पता चल जाता है, कहीं कुछ भी घटना होती है तुरंत पता चल जाती है। ये सब सूचना क्रांति, यानी कि सूचना का एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही जल्दी पहुंच जाना। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? ये सभी कुछ संतुलन में होता है। जब मौसम होता है वो चीजें तभी होती हैं। अब जब आप गर्मी में खाएंगे तो तरबूज खाएंगे, अब ठंड में तो आप तरबूज खाएंगे ही नहीं, ठंड में तो और ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए सब कुछ पर्यावरण के संतुलन के अकॉर्डिंग होता है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। मतलब कि मनुष्य जो है पर्यावरण के साथ तो रहे, उसके साथ साथ वो उसको यूज कर रहा है जो वो बहुत ऐसे यूज करे जिसमें कि सभी का भला हो। अब नेक्स्ट हमारा आगे आता है, रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की, मिजोरम का मतलब हो गया आपका ये नॉर्थ ईस्ट, यानी कि जो आपका इधर वाला इलाका है भारत का हिस्से का, वो आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो ये मिजोरम वहां की लड़की है नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। जब खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने सबको कहा कि अब सभी लोग मेरे घर मिजोरम आ जाओ, वहां पर बहुत ही अच्छी सीनरी आपको देखने को मिलेगा, ग्रीनरी है, वहां पे पेड़ पौधे हैं, बहुत ही अच्छा जलवायु वातावरण है। तो सभी लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, हम आपके घर आएंगे और वहाँ के जो चित्र हैं वहाँ की चीज़ों को देख करके बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा, इसमें आपको एक एक्टिविटी भी बताई गई है। अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तो कैसे खेलते थे, कैसे वहाँ के पेड़ थे और उनका पसंदीदा फल क्या था, और वो अपनी गर्मी और सर्दी का मौसम किस तरीके से बिताते थे, वो सब कुछ आप आपस में पता कीजिए। और ये आप क्वेश्चन आंसर में एक आंसर ये भी लिखेंगे कि आपके दादी दादा या आपके जो भी बुजुर्ग हैं वो किस तरीके से रहते हैं। बच्चों, हम क्वेश्चन आंसर पे आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर में यहाँ देखने आता है, पारितंत्र क्या है? जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र कहलाता है। मतलब कि जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य अपने आसपास के पर्यावरण पे आश्रित होकर के एक साथ रहते हैं, इसी को हम पारितंत्र कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु से मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनता है, जिसमें कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल होते हैं। अभी हमने ऊपर भी इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से? हम जो डायग्राम देखा था उसमें प्राकृतिक घटक, मानव और मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक में खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु, जो भी चीज हमें प्रकृति यानी कि गॉड ने गिफ्ट किया हुआ है। मानव खुद एक घटक है। मानव निर्मित घटक में आता है यातायात के साधन, यानी कि जो भी आप जिसमें बैठ के गाड़ी से इधर उधर जा रहे हैं, संचार के साधन जैसे कि टेलीफोन, टेलीविजन, इंटरनेट, जिसमें आप जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो, उद्योग धंधे, फैक्ट्री वगैरह, पार्क, जो भी चीजें मनुष्य ने बनाई है वो मानव निर्मित घटक कहलाएगी। प्रकृति ने जो दिया है प्राकृतिक घटक, जो मानव ने बनाई है मानव निर्मित घटक। चौथा क्वेश्चन हमारा आता है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। आप इसका कुछ भी आंसर दे सकते हैं, सड़क, अस्पताल, घर, कार, या आप अपने घर में बनी हुई कॉपी किताबें, आप कूलर, पंखा, कुछ भी इसमें से डाल सकते हैं। ये आप अपनी इच्छा से डाल लीजिएगा। फिर आता है स्थल मंडल क्या है? आपको बताया था मैंने, जो पृथ्वी है उसकी जो ऊपरी परत है वो स्थल मंडल कहलाती है। इसमें चट्टान और खनिजें होती हैं। ये मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है। ये ही वो पृथ्वी की वो वाली क्षेत्र है जिसमें कि कृषि होती है, क्योंकि हम बहुत गड्ढा खोदते कृषि तो नहीं करते, ऊपरी परत में हम कृषि करते हैं। मनुष्य की बस्तियां बसती है, उसी में मनुष्य वहीं रहता है। पशु जो है वो चरने के लिए घास भी उसे यही मिलती है। और हमें खनिज संपदा जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, जस्ता,
इस तरीके की चीज़ें जो हम पेट्रोलियम खोद के निकाले, ये सारी चीज़ें हमारी खनिज होती हैं, ये सब जमीन के अंदर ही मिलती हैं। तो हमारा स्थलमंडल वही इलाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवी पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या हैं? पेड़ पौधे एंड पशु पक्षी। यानी कि जो पर्यावरण जिसमें जीव रह रहे हैं उनमें कौन कौन से दो घटक हैं? आपके दोनों घटक उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडल क्या है? पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं और ये वो संकीर्ण क्षेत्र होता है पृथ्वी का जहां स्थल, जल और वायु तीनों मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। ऐसे स्थल को हम जैव मंडल कहते हैं। कुछ आपके राइट रॉन्ग हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? ताल जो है ये मनुष्य बनाता है, तो ये प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, क्योंकि मरुस्थल हमने नहीं बनाए, वन हमने नहीं बनाए, जो तालाब होते हैं वो हमने बनाए हैं, इसीलिए प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मनुष्य का धर्म होता है, ग्रुप होता है, पर मनुष्य का कोई स्थल नहीं होता। मनुष्य, ये जो स्थल है आपका, ये आपका प्राकृतिक में आ जाएगा, तो आपका ये स्थल जो है मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? क्या पहाड़ मनुष्य ने बनाए हैं? नहीं। क्या समुद्र मनुष्य ने बनाया है? नहीं। क्या सड़क बनाई है? हाँ। तो मानव निर्मित पर्यावरण क्या हो गया हमारा? सड़क। फिर है कि पर्यावरण को नुकसान किससे पहुंच रहा है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी चीजें हैं? अगर देखा जाए तो अगर पेड़ पौधे बढ़ते हैं कोई नुकसान नहीं है, फसल बढ़ती है कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती है तो नुकसान है। इसीलिए पर्यावरण को जनसंख्या के बढ़ने से नुकसान है। अब आपका आता है सही जोड़े बनाइए। इसमें देखिए, जैव मंडल किसे कहते हैं? वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल, वायु, जहां पर स्थल, जल, वायु तीनों मिल करके रह रहे हैं, यानी कि तीनों को मिल करके जो मंडल बनता है वो हमारा जैव मंडल होता है। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाले वायु की चादर, जो पृथ्वी के चारों तरफ वायु ही वायु है, जिसमें आप सांस ले रहे हो, जिसमें बादल बन रहे हैं, जिसमें बारिश हो रही है, ये सब वायुमंडल है। जलीय क्षेत्र हमारा जल मंडल होता है, यानी कि जो आपका नदी, नहर, आपका सागर, समुद्र, ये सारे जो जल वाले क्षेत्र हैं वो जलीय क्षेत्र कहलाते हैं। पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास का क्षेत्र। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर आप अपने पास जरूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, हम उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।